मेजर जनरल रिटायर्ड सालिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सर, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अभी जो ईरान की सूरत हाल है और दोनों जानिब से कहा जा रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया, हमने जो टारगेट्स अचीव करने थे वो कर लिए हैं। दूसरी जानिब ईरान भी कह रहा है कि अभी तक आप आबनाए हरमस हमसे नहीं खुलवा सके हैं, हम जो भी कंट्रोल करना चाहते थे जिन जिन एरियाज़ में पासदारान इनकलाब का बहुत क्लियर कट स्टांस है कि स्टिल हम खड़े हैं और हमें कोई अपनी पोजीशन से हिला नहीं सकता है। सर, आपकी राय में इस वक्त पे जो सूरत हाल बनी हुई है, ईरान के पास अभी भी क्या अपर हैंड है जो अभी तक उसने वो सरप्राइज दिया नहीं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि नैरेटिव्स का ज़माना है और यहाँ पे हारी हुई चीज़ को जो है वो जीत में कन्वर्ट किया जा सकता है सिर्फ बातों में। अमेरिका के अगर नैरेटिव्स पे जाएं, उनकी स्टेटमेंट्स पे जाएं, फिर तो एक दफ़ा ये नैरेटिव आता है कि हमने तमाम लीडरशिप को ईरान की एलिमिनेट कर दिया है, वहाँ पे कोई है ही नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। दूसरी तरफ नैरेटिव आता है कि यस, हमारी बातचीत चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। सो नैरेटिव्स को बालाए ताक रख के हमने सिर्फ जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको अगर हम एनालाइज करें तो हम, मेरा ख्याल है, काफ़ी अच्छे कंक्लूजन्स तक पहुँच सकते हैं। अमेरिका और इजराइल अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके उन्होंने ईरान के ऊपर चढ़ाई की, जिनमें एक था कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको ख़त्म करना, ईरान के मिसाइल्स को ख़त्म करना, ईरान की ताकत को कम करना, ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लाना ताकि उससे कोई बेहतर डील की जा सके। आप देखें कि जितना अर्सा गुजर गया जंग का, अभी तक तो जो अग्रेसर है वो कहीं नज़दीक भी नहीं है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो माइट और जो गरूर वो लेके आए थे साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनको वापस पीछे उनको निकालना पड़ा क्योंकि ख़तरा था कि वो डूब ना जाएं। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स बेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको दैट वाज हम्बल्ड, शूट डाउन हुए। और टोटल सरप्राइज थे कि कैसे ये ईरान ने सब कुछ मैनेज किया। इसके अलावा जितने भी बेसिस थे अमेरिका के, उनको तमाम को इम्प्यूनिटी के साथ ईरान ने स्ट्राइक किया और वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव जो सिस्टम थे सर्विलेंस के, उन सब को एलिमिनेट किया। तो मेरे नज़दीक ईरान के जो लेड आउट ऑब्जेक्टिव्स थे, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाना, फिर अलायंस को ब्रेक करना, उसको इकट्ठे ना होने देना, फिर अग्रेसर को उसके ऑब्जेक्टिव्स डिनाई करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक करना सक्सेसफुली। तो मेरे नज़दीक अभी भी ईरान का अपर हैंड है। और ये मैं अगले दिन देख रहा था एक MI6 के एक्स ऑफिसर का, ऑफिशियल का, ही ऑल्सो एक्सेप्टेड कि ईरान का अपर हैंड है। आई थिंक नैरेटिव बिल्कुल ठीक है। जो नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, शायद अमेरिका नैरेटिव बनाने में भी पीछे रह गया है ईरान की निस्बत ना। इस टाइम पे पूरी दुनिया जान रही है कि किसका अपर हैंड है। लेकिन मैडम नगमाना हाशमी साहिबा, मैं आपसे सिफारतकारी से रिलेटेड ही पूछूंगी क्वेश्चन कि अभी पाकिस्तान ये जो लेट्स सी, हम अगर मुज़ाकरात करवाते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर मैदान जंग और पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी कशमकश में मुब्तला हो जाएगी। इस हवाले से कुछ पाकिस्तान ने सोचा है कि खुद अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो ये जंग मज़ीद फैल जाएगी और फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ ही है। अभी तक गल्फ स्टेट्स बोल रही हैं, कह रही हैं, नाराज भी थोड़ा बहुत हो रही हैं, लेकिन अमेरिका चाहता था कि ये डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए। वो डायरेक्ट वॉर नहीं शुरू हुई। तो आई थिंक के क्वाइट डिप्लोमेसी में उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इन कांटेक्ट है सऊदीया के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी, और ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। तो आई थिंक हमारी क्वाइट डिप्लोमेसी चारों तरफ इस वक्त इफेक्टिव हो रही है, काम अपना दिखा रही है। अब जहां तक ये सवाल है कि वो कामयाब होंगे ये मुज़ाकरात के नहीं कामयाब होंगे, तो देखें ये मुज़ाकरात में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और वो ये जो बात कह रहे हैं अमेरिका, वो ऑलरेडी कहते हैं कि जी बिल्कुल जो है वो कमिटमेंट दे कि हम कभी बम नहीं बनाएंगे। तो जो कुछ भी मुज़ाकरात में से निकलेगा वो ट्रंप साहब ने यही कहना है, देखिए जी हम तो जीत गए, उन्होंने कहा है कि हम बम नहीं बनाएंगे, विदाउट रियलाइजिंग
कि ईरान बम उस वक्त तक नहीं बना सकता जबकि इमाम खुमैनी का जो फतवा है कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ है और ईरान नहीं बनाएगा, वो फतवा लिफ्ट नहीं होता। ठीक है, वो फतवा लिफ्ट हो जाए तो विद इन 2 वीक्स वो बना सकते हैं, लेकिन वो फतवा अभी तक देखें लिफ्ट नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी सारी ऊपर की इन्होंने लीडरशिप को तब असैसिनेट कर दिया, शहीद कर दिया, बट ईरान अभी भी उस फतवे के ऊपर खड़ा हुआ है। तो वो पॉइंट तो लेके ये लटकाते रहेंगे, पूरी दुनिया में लहराते रहेंगे। गल्फ स्टेट्स ने जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स भी किए और ये पिछले जो 50 साल से सारी अपनी दौलत अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि शायद हमारी सिक्योरिटी इसी में है कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करे और ईरान से हमें खतरा है। लेकिन गजा जंग के बाद जिस तरीके से इजराइल खुल के सामने आया है ग्रेटर इजराइल के मामले में, तो आई थिंक जंग ने अब मुस्लिम ममालिक को ये पता चल गया है। आखिरी जुमला जी आखिरी जुमला ये है कि इन इवेंट्स ने आई थिंक सोचने पे मजबूर कर दिया है गल्फ और मिडल ईस्ट के मुल्कों को कि हम जो सोचते थे कि ईरान हमारा एक्चुअल एनिमी है, वो शायद ईरान कभी भी नहीं था। बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी फेयर पॉइंट आपने। बट सब बहुत ब्रीफली आई थिंक हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बता दिया कि इस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिचुएशन में अभी ऑन ग्राउंड फातेह आपको कौन नजर आ रहा है? मुझे लगता है विन विन में पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत बहुत हुई है। फिजा साहब से मुश्किल सवाल आपने मुझसे ही दाग दिया है, हालांकि ये सवाल तो जनरल साहब ने बताना था, लेकिन मेरे राय के मुताबिक अगर आपने पूछ लिया है तो मैं कहूँगा ये एक जंग नहीं है, ये कंट्रोल्ड तसादम है। मैं तो इसको इस निगाह से देखता हूं जहां सब लड़ रहे हैं, मगर अगर आप कहें कि इसने फतह हासिल कर ली है तो मैं इससे एग्री नहीं हूं। अभी फतह शिकस्त की बात नहीं है, अभी ये कंट्रोल तसादिम है। अगर आप बात करेंगी अमेरिका की तो देखें फौजी नुकसानात देखें तो अमेरिका के बहुत कम हुए हैं। अगर आप देखेंगी मशरक़ वुस्ता की तबाही देखेंगी तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। हाउएवर अगर हम चारों का जो गुफ्तगू अभी मैं सुन रहा था, इसमें एक बात पर कंसेंसस इस बात पे हो चुका है कि ईरान का अपर हैंड है। अगर ईरान का अपर हैंड, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं, तो मैं जनरल साहब से ये बात पूछना चाहूंगा कि जनरल साहब आपने भी फरमाया अपर हैंड है, मैम नगमाना हाशमी ने फरमाया और मैं और फिजा भी इस बात पर कन्विंस्ड है। अगर अपर हैंड है तो सवाल फिर आपसे ये है कि क्या अमेरिका जो इलाके का चौधरी था उसकी चुदराहट खत्म हुई है और अब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर पे जा रही है? और अगर नए वर्ल्ड ऑर्डर पे जा रही है तो फिर चाइना, रशिया, अमेरिका समेत कोई सुपर पावर नहीं। अगर सुपर पावर है तो फिर 3-4 सुपर पावर आपको बनानी पड़ेगी। आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं जनरल साहब? थैंक यू वेरी मच, गुड क्वेश्चन। देखिए मैम नगमाना ने बहुत अच्छा एक आपको दिया अकाउंट, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि किसी भी सुपर पावर उसको आप 2 पैराए में जज कर सकते हैं। एक उसकी दुनिया में रिट कितनी है और दूसरा उसकी स्पेस वाइज डोमिनेशन किस तरह की है और किस तरह को ट्रेजेक्टरी है। अगर मैं रिट की बात करूं तो 1991 में जब एल्डर बुश ने पहली जंग लड़ी थी गल्फ वॉर, द होल वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग विद द यूएस। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके 2001 में आ जाऊं तो यंगर बुश ने सेकेंड गल्फ वॉर लड़ी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद हिम। फर्दर फास्ट फॉरवर्ड 2017 में जब जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, नोबडी वाज विद द यूएस लेस द स्टॉन्चेस्ट एलाइज लाइक यूरोप एंड ऑल दैट। लेकिन आप 2026 में देखें तो आपको नजर आता है कि कोई भी नहीं खड़ा, इवन स्टॉन्चेस्ट एलाइज जो है वो भी यूएस के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हो गई रेट की बात। रेट तो आपको क्लियर नजर आती है कि अमेरिका जो है उसकी रेट, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डोमिनेशन ओवर द वर्ल्ड जो है वो इरोड हो रही है। अगर मैं अभी स्पेस की बात करूं कि स्पेशल डोमेन में क्या हो रहा है, तो पहले आप देखें कि यूरेशियन लैंड मास जिसको वर्ल्ड आइलैंड कहा जाता है, वहाँ से अमेरिका को इवेक्ट किया गया। ये जो अफगानिस्तान से विड्रॉल था अमेरिका का, तो ये जो एशिया में और हमारे रीजन में जो उसकी प्रेजेंस थी वो उसकी लास्ट प्रेजेंस थी। इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी बैकयार्ड के बारे में फिक्रमंद है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको कि डिक्लेयर किया गया था एक्सक्लूसिव जोन ऑफ अमेरिका थ्रू मोनरो डॉक्ट्रिन इन 1823,
आज वो अंडर थ्रेट है, नॉर्थ से अंडर थ्रेट है बिकॉज वहाँ से नए ट्रेड कॉरिडोर ओपन हो रहे हैं, मिडल में अंडर थ्रेट है बिकॉज डोमिनेशन ऑफ चाइना ऑन पनामा कैनाल, और साउथ अमेरिका में अंडर थ्रेट है बिकॉज ऑफ ब्रिक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ चाइना। तो आप देखिए स्पेशल डोमेन में भी अमेरिका लूज कर रहा है, रेट में भी अमेरिका लूज कर रहा है, और 25 और 26 की जो जंगें हैं 2025 में 2 जंगें हुई, पाकिस्तान इंडिया की और ईरान इसराइल की, दोनों में जो ईस्ट ब्लॉक था चाइना एंड रशिया उन्होंने गेन किया। और 2026 में ये जो जंग चल रही है इसमें भी अगर आप देखें तो जो गेनर होगा एट द एंड दैट विल बी रशिया एंड चाइना, जो बहुत खामोशी से सारी सिचुएशन में। जनरल साहब कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, इस वक्त दुनिया का कौन है बेस्ट मुल्क, जैसे आप कहते हैं आसान जबान में कि ये किंग है? पाकिस्तान। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि सुपर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये आप बात कर रहे हैं yes. तो इसमें कोई शक जी यही कह रहे हैं आप? यस एग्री। ओके, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस वक्त भी इट इज एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ सोल सुपर पावर, लेकिन ये कि वो स्टेटस एवरी डे इट इज गोइंग डाउन। वो जो इक्वेशन है कि स्टैंडिंग ऑफ चाइना जो कि एक इमर्जिंग पावर है और चैलेंजर है टू द यूएस हेजेमनी, वो कंटिन्यूसली वाइल यूएस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, चाइना जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब किस टाइम फ्रेम में ये स्विच ओवर होगा या द बैलेंस विल टिल्ट इन फेवर ऑफ चाइना, दैट इज जस्ट मैटर ऑफ असेसमेंट। और मैं अगर आपको कोट करना चाहूँ, जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था तो मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया था, इंक्लूडिंग मैम नगमाना हाशमी। I met a Portuguese scholar with the name of Bruno Matais, जिसने कहा था ये 12 से 15 साल की बात है। और अब आप देख लें इस जंग के बाद अगर ईरान जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म कर रहा है, अगर अमेरिका को एक ह्यूमिलिएशन होती है, ऑल्दो वो उसको मानेंगे नहीं, वो अपने नैरेटिव में यही कहेंगे कि हम जीत के जा रहे हैं, लेकिन ये अगर होती है तो इनका ये प्रोसेस है और ज़्यादा स्पीड अप होगा।